नमस्कार साथियों, मैं जयंत सर और आज हम लोग हिंदी व्याकरण की ओर चलेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण में एक एक पाठ को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आपके आने वाले हर एक परीक्षा के लिए आपको मेरा टीम आपको सहायता करेगी। चलिए तो बिना विलंब के हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज मैं लेके आ गया हूँ हिंदी व्याकरण से एक जबरदस्त अध्याय। इस अध्याय का नाम है वर्ण विचार। वैसे आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं और आज का जो टॉपिक होने वाला है हम लोगों का, ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का यही है वर्ण विचार। ठीक है ना, आज हम लोग वर्ण विचार को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने में प्रकट करने वाले हैं। चलिए बिना विलंब के हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अभी हम लोग बिल्कुल शुरू से, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग अगर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी तरह बिल्कुल, तो आप लोगों को मैं बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को, एक एक पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा और आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ही बहुत ही शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं भाषा। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? भाषा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और भाषा क्या होती है यह चीज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यही तो भाषा हुआ जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग सुनते हैं। हम लोग जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो कहते हैं, ठीक है, वही भाषा कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में भाषा कुछ और ही है। ठीक है, चलिए क्या होती है इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। प्यारे साथियों, कहें कि भाषा वह माध्यम है, अर्थात भाषा एक माध्यम है। ठीक है ना, भाषा एक क्या है? माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों और संदेशों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मेरे मन में क्या विचार है, मेरे मन में क्या भाव है, वह हम दूसरों तक कैसे पहुंचाए, यही इसी का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है भाषा के तीन प्रकार, भाषा के तीन प्रकार होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। किनके? वह भाषा के। ठीक है, हम लोग चले आगे बढ़े। भाषा के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? बिल्कुल, एक है मौखिक भाषा, समझ में आ रहा होगा, एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉपी और कलम लेके बैठे हुए हैं तो एक बार साथ साथ मेरे पास, अर्थात मेरे साथ साथ बोलिए। क्या बोलिएगा? पहला, भाषा के तीन रूप है, कौन कौन से हैं? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि सर अगर आप तीन भाषा बताए तो इसके बारे में और डिटेल से बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पहले ही बोल दिया कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ही शानदार तरीके से बताऊंगा, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोगों के पास है क्या। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैं लेके आ गया हूं आज का मौखिक भाषा, अभी का मौखिक भाषा जो अभी हम लोग जाने कुछ देर पहले। ठीक है, बोलकर अपनी बात कहना, बोलकर अपनी बात कहना, उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। कभी कभी हम लोगों को मार्केट जाना होता है, कभी कभी हम लोगों को बहुत अर्जेंट रहता है कि हमको, अभी ठंडी का मौसम है, अभी हम लोगों को जूता, कपड़ा,
ठीक है। यह बहुत प्रकार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम लोगों को चाहिए होता है, जो कि हम लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं और हम लोगों को चाहिए होता है। इसके लिए हम लोग घर फोन करते हैं, माँ, पिताजी, बड़े भाई, बड़ी दीदी, ठीक है। तो जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों के सामने में रखते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाता है। कौन सा भाषा कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे आप लोग कभी कभी फोन पे बात करते हैं अपने घर, ठीक है, फोन पर बात करते हैं, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे आप देखिए, दो भाई बहन हैं, एक बहन दूसरे भाई से कह रहे हैं, और भाई जो है अपने बहन से कुछ कह रहे हैं, कुछ मांग रहे होंगे, कुछ सहायता के लिए कह रहे होंगे, ठीक है। तो यह है मौखिक भाषा, अर्थात जिसको हम बोल के, अर्थात फोन के माध्यम से या फिर मेरे सामने जब प्रस्तुत हो, तो उसको जब मैं बोल के किसी बात को कहा और वह सुना, वही मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मौखिक के बाद लिखित भाषा, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक एक चीज को आपके सामने में जबरदस्त तरीके से लेके आया हूं, क्लियर है। चलिए, पहला तो था मौखिक, अब दूसरा है लिखित। अब चलिए, लिखित भाषा क्या होता है यह चीज को जानते हैं। लिखकर अपनी बात बताना, लिखकर अपनी बात बताना, ठीक है। जैसे पत्र या मैसेज लिखना, पत्र लिखते हैं ना, जब हम लोग दूर पढ़ाई करते हैं तो वहां पे हम लोग पत्र लिखते हैं। पहले के जमाने में क्या था, अभी तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, मोबाइल आ गई है, ठीक है। तो मोबाइल के जरिए भी सब चीज होता है। तो कभी कभी हम लोग मम्मी पापा सबको भी क्या करते हैं कि मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर मैसेज के जरिए, तो उसको हम लोग मैसेज करते हैं कि मम्मी हमको यह चीज चाहिए, पापा हमको यह चीज चाहिए, ठीक है। जो चीज आपको चाहिए होता है वो आप मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि लिख कर बात करना, किसी को पत्र लिखना या मैसेज लिखना। इस प्रकार से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दो भाई बहन एक दूसरे को मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों सांकेतिक भाषा। देखिए, सांकेतिक भाषा क्या होता है। कभी कभी हम लोग जब बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं किसी काम को करने में, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जब कोई दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे पास आया, उसको जब हम लोग नहीं अपने भाषा के माध्यम से नहीं बोल पाए, तो उसको इशारा से ही कहते हैं कि आप बैठिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं, ठीक है। करें बैठिए बैठिए, ऐसे करके रोकते हैं उनको। अर्थात इशारा से कहते हैं, किसी को इशारा से कोई चीज को समझाना, कोई बात को समझाना, वही आपका क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है, ठीक है। जैसे इशारों के माध्यम से बात करना, किनके माध्यम से बात करना, इशारों के माध्यम से बात करना ही आपका क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे देखिए, दो भाई बहन हैं, आपस में संकेत में बात कर रहे हैं, यही होता है आपका सांकेतिक भाषा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, तो मेरे प्यारे साथियों अभी हम लोग जो पढ़े हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझे, ठीक है। अभी हम लोग भाषा के 3 रूप पढ़े हैं। किसके? भाषा के अभी हम लोग 3 रूप पढ़े हैं। कौन कौन? पहला पढ़े हैं लिखित, अर्थात लिख करके अपने आगे वाले इंसान को बताते हैं। दूसरा हो गया मौखिक, मौखिक का मतलब हुआ बोल के उसको, किसी भी आदमी को मेरे सामने में जो प्रस्तुत है बोल के उनको बताना, यह हो गया मौखिक भाषा। और तीसरा जो अभी हम लोग पढ़े सांकेतिक, अभी जो हम लोग पढ़े सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो 3 भाषा हम लोग पढ़े, ठीक है। तो भाषा के कितने रूप है? भाषा के 3 रूप है। हम लोग बिल्कुल ही शुरू से, ठीक है, आदि से लेके अंत तक पढ़ेंगे। आदि का मतलब होता है आरंभ, ठीक है ना। तो आदि से हम लोग पढ़ रहे हैं और जानेंगे आगे और बहुत सारी चीजें। चलिए, अब हम लोग जैसे ही भाषा को जान गए, तो अब जानना है हम लोगों को कि व्याकरण अर्थात ग्रामर अर्थात व्याकरण है क्या। बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्याकरण जान रहे हैं कि यह है वह है, लेकिन है क्या वास्तव में? आज हम लोग इस चीज को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्याकरण अर्थात यह ग्रामर है क्या, ठीक है। साथ दीजिएगा, कहने का मतलब है अंत तक अगर आप क्लास कर रहे हैं A to Z व्याकरण के जितने सारे महत्वपूर्ण अध्याय है
और जितना सारा है टोटल का टोटल व्याकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको जहां कहीं भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछिएगा, ठीक है ना। यह पीडीएफ हर एक चीज को आपके पास मैं भेज दूंगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, चाहिए आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि व्याकरण वह शास्त्र या नियमों का समूह, शास्त्र है, शास्त्र का मतलब किताब, ठीक है। वह नियमों का समूह जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध से बोलना और पढ़ना और लिखना सिखाता है, वही व्याकरण कहलाता है। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से, जब तक मान लीजिए मेरे पास कोई पुस्तक है और हम लोग उस पुस्तक को अभी तक पढ़े नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आके पूछ दे कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या पढ़ा, तो आप भी उसको कुछ बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे प्यारे साथियों? क्योंकि जो पुस्तक के बारे में वह पूछ रहा है कि इस पुस्तक में है क्या, क्योंकि उस पुस्तक को अब तक हम लोग पढ़े होते नहीं है। लेकिन जब हम लोग पढ़ लिए होते हैं तब उनको एक एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं, और जब हम लोग बता देते हैं, यही तो आपका व्याकरण हुआ, यही तो आपका ग्रामर हुआ जो कि आप सीख रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो वही व्याकरण। अब देखिए व्याकरण होता क्या है। व्याकरण एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ठीक है। अर्थात जब तक हम लोग व्याकरण को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग एक एक भाषा को सीख नहीं पाएंगे। जैसे अभी हम लोग हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, किस माध्यम से सीख रहे हैं? यह हुआ हमारा मौखिक तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग शुद्ध जब तक हम लोग बोल नहीं पाएंगे, जब तक हम लोग जान नहीं पाएंगे, तब तक जब तक हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक दूसरे को बता नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से कह रहा है कि जिस तरह सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक नियम होते हैं ना, ट्रैफिक नियम, क्या देख रहे हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से ये जा रहे हैं। लेकिन आप यहीं पर देखिए, कोई इधर से आ रहा है तो कोई उधर से जा रहा है, तो इधर ऐसा करने पर क्या होगा? आपस में टकरा जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए क्या बना है? ट्रैफिक नियम बना है। उसी तरह भाषा को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए व्याकरण के नियम होते हैं, व्याकरण के अपने नियम होते हैं, ताकि आप कहीं पर भी गलतियां न करें, ठीक है। व्याकरण न हो तो भाषा अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है। व्याकरण है तभी आपका हर एक भाषा अर्थ देता है। अगर व्याकरण ही न हो तो आपका हर एक भाषा, आपका हर एक बातचीत ही अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यार साथियों, आशा करूंगा कि आप सभी को व्याकरण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और है क्या हम लोगों के पास। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि व्याकरण को आखिर कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हमारा जो व्याकरण है वह 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। आप लोगों को जानकर शायद आश्चर्य होगी कि सर इससे पहले हम लोग तीन प्रकार के पढ़े थे, 3 खंड होते थे। लेकिन नहीं साथियों, मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताऊंगा और आपको पूरी तरीके से जितना सारा ज्ञान है वो देने का प्रयास करूंगा। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और पढ़ते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। तो चलिए, व्याकरण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार। तो साथियों, वर्ण विचार में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? वर्ण विचार में हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षरों या वर्णों का आकार, उनके उच्चारण और उसके मेल का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वर्ण विचार में। अब चलिए शब्द विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनमें शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। इसके बनावट और उनके भेदों के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और पद विचार, पद विचार में क्या कह रहे हैं? बहुत ही शानदार है, शब्दों के वाक्यों में प्रयोग। अब कोई शब्द है, उसको वाक्य में प्रयोग किस तरीके से करेंगे, इस बात को जानना है। और उनके रूप परिवर्तन का अध्ययन इसमें करेंगे। किसमें? पद विचार में।
क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। इनमें वाक्य की रचना, कैसे हम लोग वाक्य की रचना करेंगे, कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे शुद्ध वाक्य बनते हैं, कैसे अशुद्ध वाक्य बनते हैं, किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से उसको समझा जाए, A to Z, ठीक है, पूर्ण अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? वही कर उनके प्रकार और उनके विराम चिन्हों के प्रयोग के नियम होते हैं। विराम चिन्ह आप लोग जानते हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे प्यारे साथियों, बने रहिएगा और एक एक चीज को शानदार तरीके से समझते हुए चलिएगा। ये वीडियो अपलोड रहेगा, ये वीडियो हर दिन के लिए रहेगा। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, यही बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अब हम लोग विषय वस्तु की ओर चलते हैं और आज हम लोग वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं साथियों। किस विचार को पढ़ने वाले हैं साथियों? वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए शुरू करें, बिल्कुल शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हम लोगों के पास। चलिए सबसे पहली बात हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ण विचार को। और वर्ण विचार शुरू करने से पहले एक मंत्र मैं यहाँ पे ले दिया हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब कोई दुनिया में जितने सारे भाई बहन, माता पिताएं हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, उन सभी को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ सभी लोग इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, सभी लोग सुख से रहें, यही कामना करूंगा इष्ट देव से। चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम हम लोगों के पास क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार को। आप लोगों को वहां दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देखिए लिख दिया हूं मैं वर्ण विचार। तो चलिए वर्ण क्या होता है, अर्थात वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं प्यारे साथियों। वर्ण को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि क्या है। कह रहा है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। भैया वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। अब देखिए मूल ध्वनि क्या है, समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। वर्ण होता ही यही है कि आप उसको तोड़िए, पीटिए, खंडित कर दीजिए, लेकिन वह खंड होगा नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल संभव नहीं है। वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अर्थात जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, वह वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, हर्ष, ई, दीर्घ, ई, क, छ, ट, त आदि। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? क हलन, इसका कोई खंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए है क्या, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे देखिए क, ठीक है ना, क हलन प्लस अ, इसका कोई खंड निकला नहीं? निकला, कोई खंड नहीं निकला, इसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ। आप कहिएगा सर फिर टुकड़ा होता किसका है? तो टुकड़ा शब्दों का होता है। अब देखिएगा, अब देखिए जैसे है विद्यालय, तो इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा साथियों? विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो यह होता है खंड, टुकड़ा, न कि यह होता है। क्लियर है जी हाँ। उसी प्रकार से अ वर्ण है, शुद्ध वर्ण, ठीक है। अब यह वर्ण का भी कैटेगरी होता है, आगे बढ़ेंगे जानेंगे हर एक चीज। चलिए अब देखिए वर्णमाला, बहुत ही फेमस बात है कि वर्णमाला आखिर होता क्या है। पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि बताइए कि वर्णमाला है क्या। प्यारे साथियों वर्णमाला कहते किसको है? कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि हिंदी वर्णमाला में टोटल का टोटल वर्ण 52 है। कितने वर्ण है? 52, 52 वर्ण है। मैं आपको आपके सामने में प्रत्यक्ष रूप से 52 वर्णों की गणना कर सकता हूं और बिल्कुल करूंगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं 52 वर्णों की गणना। मेरे प्यारे साथियों वर्ण के 2 भेद होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि वर्ण के कितने भेद हैं।
वर्ण के दो भेद हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। कौन कौन से वर्ण? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में आएगा, आप कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे क्या है। चलिए आगे तो यही होगा कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए स्वर वर्ण देखिए, कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। अब हम लोग कोई वर्ण को उठा लिए, अब जिस वर्ण को उठाए उस वर्ण को अगर हम लोग बोलेंगे तो वह वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होगा। उस वर्ण को बोलने में नहीं किसी चीज का, नहीं किसी और दूसरे वर्ण का सहायता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वह वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो क्या साथियों, अ। आप एक बार उच्चारण करके देखिए अ को। जैसे ही आप उच्चारण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे हम लोग अ बोल रहे हैं तो सिर्फ अ ही आ रहा है, इसमें और कोई वर्ण मिला हुआ है ही नहीं, ठीक है। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। टोटल का टोटल 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और पावरफुल सवाल है। पूछता है कभी कभी कि बताइए स्वर वर्ण की संख्या होती कितनी है। प्यारे साथियों, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है मैट्रिक इंटर के। अब स्वर वर्ण होते कौन कौन से हैं, इस चीजों को हम लोग जानते हैं। जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। मात्र 11 स्वर वर्ण ही होते हैं। क्लियर? आगे बढ़े प्यारे साथियों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग स्वर वर्ण को भी जाने, अब इसके बाद जानना होगा हम लोगों को स्वर के भेद। प्यारे साथियों, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? बिल्कुल शानदार तरीके से जानेंगे। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कहते किसको है? तो वह स्वर जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे। कितने समय लगे? कम से कम, अर्थात उसमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने में। जैसे आप लोग देख लीजिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। कितने हैं भैया? अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री। और प्यारे साथियों, एक बात मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट रखना चाहता हूं कि यह ह्रस्व स्वर को ही मेरे प्यारे साथियों मूल स्वर कहते हैं। कई मरतबा एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो ह्रस्व स्वर है। मूल स्वर का दूसरा नाम ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अब कहा जाएगा कि मूल स्वरों की संख्या है, तो प्यारे साथियों मूल स्वरों की संख्या आपकी 4 है। वह है अ, हर्षई, हर्षौ और री। मूल स्वरों की संख्या कितनी है साथियों? 4 है। कौन कौन है? अ, हर्षई, हर्षौ और री। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। मूल स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों एक ही हैं। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ता हूं। अब जानता हूं कि यह जानूंगा हम लोग अभी साथ में कि दूसरा नंबर में दीर्घ स्वर, आखिर ये दीर्घ स्वर है क्या? प्यारे साथियों, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। और दीर्घ स्वर होते कौन है? तो जानते हैं कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। सॉरी, ह्रस्व स्वर उसको नहीं कहते, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिन वर्णों में 2 गुना समय लगे उच्चारण करने में, उन्हीं को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है? और दीर्घ स्वर होते कौन कौन से? दीर्घ स्वर यहां देखिए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है, ए, ओ, औ। ठीक है, यही बिल्कुल यही। ठीक है, 4 3 7। और इन वर्णों की संख्या कितनी है? 7 है। इस चीज को याद रखिएगा।
और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? यह 4 है, याद रखें। किनकी? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ की 7 है, इसको याद रखिए। अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब है कि इसको जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा उच्चारण करने में। और एक बात आप लोगों को पता है, यह जो आपका प्लुत स्वर है, यह आपका किसी को पुकारने या फिर चिल्लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं, रे भाई जरा सुनना तो, ए सतीश जरा यहां आना तो, जैसे उसको चिल्ला के हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग संबोधित करते हैं, वही आपका प्लुत स्वर कहता है। प्लुत स्वर को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। प्लुत स्वर को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। जैसे हरिओम, ठीक है, जैसे कहते हैं ओम, उसी प्रकार से यह आपका प्लुत स्वर हो गया। क्लियर है? इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूं, आशा करूंगा सबको आप लोग जान गए। और एक चीज देखिएगा कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, अर्थात मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं और यह मात्र है 4। जैसे अ, हर्षई, हर्षौ और री, यह मात्र 4 आपके कौन से हैं? मूल स्वर है। और यह पिछले बार भी एग्जाम में पूछा है बिहार बोर्ड के, और उससे पिछले बार भी यही पूछा है। ठीक है, अर्थात मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वह आपके परीक्षा से संबंधित होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे हम लोगों के पास क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा और आप लोगों के लिए मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूं। चलिए आगे हम लोगों के पास है, अब जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? तो स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों एक ही होते हैं और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे है हम लोगों के पास व्यंजन वर्ण। व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि व्यंजन वर्ण है क्या? प्यारे साथियों, कि जिन वर्णों का उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर मिला हुआ रहे, उन्हीं को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब सर हम कैसे जानेंगे कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिला हुआ रहता है? तो प्यारे साथियों, चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ मैं हूं और आपको एक एक चीज के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताते हुए चलूंगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब कैसे? अब व्यंजनों की संख्या 33 है, याद रखिएगा। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और व्यंजन होते कौन कौन से हैं, यह चीज भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, आप लोग बने रखिएगा। देखिए पहले तो इस चीज को जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिले होते कैसे हैं। इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से जानेंगे। इस चीज को देखिए, जैसे व्यंजन वर्ण का होता है, जैसे मतलब उदाहरण क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। तो इस प्रकार से होता है, बिल्कुल यही होता है। तो प्यारे साथियों, यह जो आपका है, और आप जो यह देखें क, ख, ग, घ, तो सर आप मुद्दा यह छिड़े थे, मुद्दा यह था कि आपका जो यह क है, इसमें कैसे स्वर वर्ण लगा हुआ है, इस चीज को आप कैसे क्या कीजिएगा, इसके बारे में आप बताए क्यों नहीं? तो प्यारे साथियों, घबराना नहीं है, इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जानेंगे। और आपको मैं बता देना चाहूंगा, ये जो आपका क है, ये जो आपका क्या है, क है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आप लोग जानते हैं क में स्वर वर्ण की मात्रा है, देखिएगा क हलंत प्लस ओ, क्या हुआ प्यारे साथियों? तो यह आपका हो गया क। तो देखिए क में क्या मिला हुआ है? ओ मिला हुआ है, और यह जो वर्ण है आपका, यही आपका स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है प्यारे साथियों? स्वर वर्ण है। आपको मैं पहले भी बताया था कि मैं आपको एक एक चीज करके स्पष्ट करूंगा, वैसे भी आप लोग ये जानते हैं, बहुत ही छोटी चीज है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है क्या प्यारे साथियों। अब व्यंजन वर्ण है कितने? व्यंजन वर्ण 33 है, और 33 व्यंजन वर्ण है कैसे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब देखिएगा, आप जानिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। देखिए व्यंजन के 3 भेद हैं। सबसे पहले व्यंजन के भेद पढ़ेंगे भैया। व्यंजन के 3 भेद है, शानदार तरीके से देखिएगा। एक है स्पर्श व्यंजन,
दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। अब भैया यह है क्या, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्म व्यंजन क्या है और स्पर्श व्यंजन क्या है, इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आखिर हम लोगों के पास है क्या। ठीक है, चलिए। तो स्पर्श व्यंजन, प्यारे साथियों मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि स्पर्श व्यंजन आपका जो है वह आपका है क से लेके म तक, क से लेके म तक। सर ये क से लेके म तक हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो ऐसे पढ़ेंगे प्यारे साथियों, क से लेके म तक वर्गों में बांटा हुआ है। ठीक है, कैसे, तो ये देखिए जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। प्यारे साथियों आप गिन सकते हैं कि आपके पास 5 वर्ग है। कितने वर्ग है प्यारे साथियों, 5 वर्ग है। और आप लोग जानते हैं एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ग में 25, अर्थात स्पर्श व्यंजन वर्णों की जो संख्या होगी आपकी वह कितनी है, 25 है। कितनी है प्यारे साथियों, 25 आपकी व्यंजन वर्णों की संख्या है। कैसे है, चलिए जानते हैं। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होंगे, वह होंगे आपका क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। उसके बाद त वर्ग में आपका होगा त, थ, ड, ध, दंत। उसके बाद आपका होगा प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अर्थात आपके सामने प्रस्तुत है कि 5 वर्ग हैं और इन्हीं 5 वर्गों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्यारे साथियों क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यह जो आपका स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या, टोटल स्पर्श व्यंजन आपका है 25, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने हैं, 25 है। और यह जो आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण है प्यारे साथियों, यह आपका व्यंजन वर्ण के भेद का पहला भेद है। इसके बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल, व, य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 है, 25 और 4 और टोटल और एक बच गया, वह बच गया उष्म व्यंजन। प्यारे साथियों उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह। उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। प्यारे साथियों इसको भी अगर हम लोग मिला दे तो कितना हो गया, 25 4 29 4 33। तो प्यारे साथियों आपके सामने में प्रस्तुत है कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हुआ, तो हुआ कैसे, तो ऐसे हुआ कि स्पर्श व्यंजन हो गया आपका 25, अंतस्थ व्यंजन हो गया आपका 4 और उष्म व्यंजन हो गया आपका 4, 25 और 8 33 आपके सामने में प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। प्यारे साथियों स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है और उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। प्यारे साथियों हम लोगों ने साथ साथ यह भी जाना कि स्पर्श व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में विभक्त किया हुआ है। वह है क वर्ग में 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्ग में 25 वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या हो गया 25। और उसके बाद हम लोग जो जाने अंतस्थ व्यंजन, वह आपका होता है य, र, ल, व। इनकी संख्या 4, 25 4 29 हो गया। उसके बाद बचा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 4, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, तीनों प्रकार का स्व और साथ ही साथ उसमें तालव्य स्व आप लगा दीजिए तो वह आपका हो जाएगा उष्म व्यंजन। ठीक है, और उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है, वह होती है 4। तो 25 4 29 हुआ, 29 और 4 33। तो 33 आपके पास बिल्कुल प्रस्तुत है व्यंजन वर्णों की संख्या। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगला कार्यक्रम हम लोगों के पास क्या है। तो प्यारे साथियों हम लोगों के पास अगला कार्यक्रम है, इससे आगे जो होता है एक वर्ण है अयोगवाह। ठीक है, तो प्यारे साथियों
अयोगवाह क्या है? अयोगवाह की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? एक होता है अनुस्वार, ठीक है, और एक होता है एक होता है अनुस्वार, एक होता है जैसे अंगूर में, जैसे आप अंगूर लिखते हैं, ओ में अनुस्वार लगाते हैं, गौदुर्गु कर अंगूर, तो यही हुआ आपका, यह जो आप अनुस्वार लगाए हैं, यह आपका अयोगवाह वर्ण कहलाता है। साथ ही साथ आपका और विसर्ग, ये जो आपका विसर्ग, यह जो आप कभी कभी उच्चारित करते हैं, का उच्चारण करते हैं, इसका मतलब होता है आधा हो। क्या होता है इसका मतलब? आधा हो होता है। प्यारे साथियों, आप लोगों को जानकर अच्छा लगा होगा कि का मतलब होता है आधा हो, जो कि अभी आप जब बचपन में थे 6th 7th 8th 9th 10th तक, तो आप अगर वहां पे अगर पढ़े होंगे संस्कृत, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ओम अग्निमिडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम अहोतारम रत्नधातम, यह ऋग्वेद का प्रथम सूक्त का पहला मंत्र है, ठीक है, अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है। क्लियर है? चलिए, तो प्यारे साथियों, अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह कहा जाता है। अब एक चीज, ये न तो पूरी तरह स्वर है और न ही व्यंजन। और एक चीज, अब जाते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। प्यारे साथियों, कभी कभी बहुत ही शानदार तरीके से शब्द पूछता है, प्रश्न पूछता है कि बताइए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों से मिलकर बना है। प्यारे साथियों, आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि संयुक्त व्यंजन है आपका अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। प्यारे साथियों, मैं यह भी बताऊंगा कि ये जो 4 प्रकार का आपका स्पर्श व्यंजन, 4 प्रकार का जो आपका संयुक्त व्यंजन है, यह बना किस से है। तो प्यारे साथियों, अक्ष जो है आपका अक्षो, कोहलन प्लस तालब जैसों से आपका अक्षो बना है, ठीक है। और उसके बाद त्र जो है आपका तो हलंत प्लस रो से बना है, और ज्यो जो बना है आपका जो हलंत प्लस यो से आपका ज्यो बना है, ठीक है। और स्र या तालव्य सो प्लस रो से आपका स्र बना है प्यारे साथियों, ठीक है। अच्छा, कोहलंत प्लस मूर्धन्य सो से आपका जो है प्यारे साथियों, कोहलंत और मूर्धन्य सो से जो है आपका वह अक्षो बना है, और त्र जो है वह तो हलंत और रो से बना है, और ज्यो जो हलंत प्लस ज्यो हलंत प्लस यो से बना है, हाँ, स्र और तालव्य सो हलंत प्लस रो से बना है आपका स्र, ठीक है प्यारे साथियों। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यह जाना ये जो आपका संयुक्त व्यंजन है वो आपका 4 है, ठीक है। और देखिए, दोनों व्यंजनों के मेल से ही बने वर्ण है। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे कि किस प्रकार से व्यंजन के योग से मिलकर बना दोनों वर्ण, ठीक है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है द्विगुण। प्यारे साथियों, इस द्विगुण व्यंजन को कभी कभी हम लोग आगत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों? आगत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही फेमस है और कभी कभी पूछ देता है कि बताइए आगत है कौन। तो यह आप लोग, जिसको आप लोग बड़ी रो जैसे सड़क में यूज करते हैं, बड़ी रो, उसी को हम लोग द्विगुण या आगत कहते हैं। और यह जो है अढ़ो, क्या कहते हैं इसको? अढ़ो कहते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं जैसे पढ़ो, पढ़ो, तो पढ़ो में यह जो ढो है उसी में, और इसको हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे भी यूज करते हैं जो कि ड में काम आता है, और कभी कभी यह ढो में काम करता है। जैसे ढोलक लिखे, ठीक है, ढोना लिखे, उस प्रकार से। और यह डो, डमरू वाला डो, यह हो गया आपका डो। बात समझ में आया प्यारे साथियों? बिल्कुल। इसी प्रकार से आपका द्विगुण व्यंजन वर्णों की संख्या 2 हो जाती है, संयुक्त व्यंजन की 4 हो जाती है, और अयोगवाह 2 हो जाती है, अनुस्वार और विसर्ग। प्यारे साथियों, एक बार मैं आपको 52 वर्णों की गणना करने के लिए बता दूं, तब आप स्पष्ट हो जाएंगे कि यह है क्या। प्यारे साथियों, एक चीज आप बताइए, मैं अभी तक एक चीज पूछूंगा फिर से कि आप जो पढ़े, एक पढ़े स्वर, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी पढ़े दोस्तों? वह पढ़े 11। कितनी पढ़े दोस्तों? 11 पढ़े। और पढ़े व्यंजन, और व्यंजन टोटल का टोटल कितने पढ़े दोस्तों? व्यंजन का टोटल आप पढ़े 33। अभी जो आप पढ़े अयोगवाह, इनकी संख्या 2 पढ़े आप अयोगवाह की,
ठीक है। उसके साथ आप संयुक्ता अक्षर पढ़े, संयुक्ता अक्षर पढ़े, आप इसको पढ़े 4 और उसके बाद पढ़े आप द्विगुण, द्विगुण इनकी संख्या आप पढ़े 2। तो प्यारे साथियों अगर आप इनको गिनिएगा तो यह आपका टोटल का टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। टोटल का टोटल वर्ण कितना हो जाएगा, 52 वर्ण हो जाएगा। इसलिए आपको मैं कुछ देर पहले कहा, जब मैं क्लास को आरंभ किया था तो तब मैं कहा, जब हम लोग वर्ण विचार में आए तब भी कहा कि टोटल के टोटल वर्ण जो है आपके वह 52 है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब और एक चीज आ गया मेरे सामने कि उच्चारण, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों, ठीक है, स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। प्यारे साथियों मुद्दा यह है कि घोष वर्ण कहते किसको हैं और अघोष वर्ण कहते किसको हैं। प्यारे साथियों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं वर्ग को। वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं और यही 5 वर्ग में अभी खेल समाया हुआ है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। प्यारे साथियों जबरदस्त है। अब देखिए घोष वर्ण, अभी हम लोगों ने वर्ग पढ़ा, क्या पढ़ा, वर्ग पढ़ा कुछ देर पहले, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण दोस्तों क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। अब कवर्ग का तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा अंगो, उसी प्रकार से चवर्ग है, उसी प्रकार से टवर्ग है, उसी प्रकार से तवर्ग, उसी प्रकार से पवर्ग। अर्थात ये जो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण ही आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है घोष वर्ण। और एक चीज, जितने सारे स्वर वर्ण होते हैं, जितने सारे स्वर वर्ण होते हैं अर्थात 11 के 11 स्वर आपका क्या कहलाएगा, 11 का 11 स्वर आपका घोष वर्ण कहलाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए यही है। और याद रखने का ट्रिक मैं यहाँ पे बताया हूं, ध्यान दीजिएगा कि सघोष अर्थात देखिए घोष को सघोष भी कहते हैं, घोष वर्ण को क्या कहते हैं, सघोष भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 345 अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण, फिर किसी वर्ग, फिर प्रत्येक, फिर वर्ग का चौथा वर्ण, फिर वर्ग का पांचवा वर्ण, अर्थात 345 ही हम लोगों का क्या है यहाँ पे कोड है, याद करने का ट्रिक। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कौन होता है इसमें, ह पांचवा वर्ण और ह योरोलोबो, और सभी के सभी स्वर वर्ण आपका क्या हो जाता है, घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। एक बार मैं फिर से प्रस्तुत कर देना चाहूंगा, फिर से मैं बता देना चाहूंगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस और साथ ही साथ सभी के सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, क्या साथियों, सभी स्वर वर्ण आपका क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। मर जाइएगा लेकिन भूलिएगा नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं बता चुका हूं कि स्वर वर्ण घोष वर्ण में स्वर वर्ण भी आता है और साथ ही साथ योरोलोबो हो भी आता है, और साथ ही साथ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका घोष वर्ण कहलाता है। आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो तब उसमें मैं चर्चा कर दूंगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हम लोगों के पास है क्या। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ हम लोगों के पास अब अघोष वर्ण आ चुका है। क्या आ चुका है प्यारे साथियों, अघोष वर्ण आ चुका है। तो घोष और अघोष, ठीक है। तो चलिए अघोष करें कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का, वर्ग हम लोगों ने कितने पढ़े, 5 पढ़े। कौन कौन से पढ़े, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और 5 वर्ग के पहला और दूसरा, कवर्ग का क ख, चवर्ग का च छ, उसके बाद होगा टवर्ग का ट ठ,
उसके बाद होगा तवर्ग का तो थ, उसके बाद पवर्ग का प फ। तो यह जो वर्ण होगा आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा, और साथ ही साथ तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व आपका अघोष वर्ण कहलाएगा। ऐसा करूंगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों, सॉरी अगला टॉपिक क्या है हम लोगों के पास। देखिए अगला टॉपिक हम लोगों के पास है अल्पप्राण। क्या है प्यारे साथियों, अल्पप्राण है अगला टॉपिक हम लोगों के पास। अल्पप्राण देखिए, जानते हैं समझते हैं क्या कह रहा है। अल्पप्राण कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्यारे साथियों गौर फरमाइएगा, देखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। प्यारे साथियों यहाँ पे भी दिया हुआ है, पहला वर्ण आपका को हो गया, तीसरा वर्ण आपका गो हो गया और पांचवा वर्ण आपका अंगो हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। और च वर्ग का च, जो यो, चो पहला, जो तीसरा और यो पांचवा। तो उसी प्रकार से टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उसी प्रकार से सभी के सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। और साथ ही साथ य, र, ल, वो होता है। साथ ही साथ मेरे साथियों य, र, ल, वो भी आपका क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा। प्यारे साथियों घबराना नहीं है, यह जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते पहले आप क्लास कीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों याद रखने की जादुई ट्रिक, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि 1, 3, 5 अर्थात किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण और किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा। और यह जो तीनों है, यह तीनों आपका क्या कहलाएगा प्यारे साथियों, विषम संख्या है ना। आप बचपन में पढ़े होंगे सम संख्या, विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वो आपका विषम संख्या कहलाता है। और जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वह सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यह नहीं लगेगा 2 से भाग, यह भी नहीं लगेगा, यह भी नहीं लगेगा, अर्थात 1, 3, 5 2 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है, तो यह विषम संख्याएं हुई, यह आपका क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा। प्यारे साथियों आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हम लोगों के पास। चलिए प्यारे साथियों उसके बाद है हम लोगों के पास महाप्राण। प्यारे साथियों इसके बाद हम लोगों के पास महाप्राण है। और क्या है महाप्राण, तो अल्पप्राण हम लोग क्या पढ़े, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें क्या बचा, दूसरा और चौथा तो आया ही नहीं था। तो प्यारे साथियों इस वर्ग में अर्थात महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा साथियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। और साथ ही साथ आपका तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल शानदार तरीके से। और साथ ही साथ याद रखने की ट्रिक है, यह सम संख्याएं 2 और 4, 2 और 4 अर्थात किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। साथ ही साथ तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। क्लियर है प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कार्यक्रम क्या है हम लोगों के पास। चलिए एक शब्द होता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब हुआ जिसको हम लोग नाक की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उन वर्णों या स्वरों को कहा जाता है अनुनासिक वर्ण जिनका उच्चारण मुंह और नासिका अर्थात नाक दोनों से होता है। अनुनासिक मुंह और नाक दोनों से होता है। और याद रखिएगा प्यारे साथियों यह अनुनासिक वर्ण बहुत बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में और आपको भी पूछ सकता है, इसलिए सतर्क हो जाइए और शानदार तरीके से पढ़िए कि यह है क्या। जैसे यह जो अनुनासिक है यह है क्या, आखिर में इसको आखिर यह है क्या। प्यारे साथियों आप लोग यह चंद्र बिंदु का प्रयोग किए हैं कभी ना कभी, किए हैं ना। जैसे आप लोग करते हैं आंगन लिखने में, आंगन लिखने में करते हैं, मां लिखने में करते हैं,
मां लिखने में करते हैं ना, तो यह जो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, यही चंद्र बिंदु आपका अनुनासिक स्वर कहलाता है। याद रखिएगा, फिर अनुनासिक वर्ण कहलाता है। प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु होता है, यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं। अब मुख्य विशेषताएं इनकी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इसका उच्चारण जो होता है, बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। चंद्र बिंदु अगर बोलेंगे तो इसको जब हम लोग बोलेंगे और बोलने में मुंह से और नाक से दोनों जगह से क्या निकलेगा, हवा एक साथ निकलेगा। और कह रहा है कि चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से। और इसका ध्वनि यह एक कोमल ध्वनि है, जैसे माँ बोलने से किस प्रकार से मुंह पूरा खुल जाता है, लगता है कि त्रिभुवन मेरे अंदर में समाया हुआ है जब हम लोग माँ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो माँ एक ऐसी चीज है जिसमें त्रिभुवन समाया हुआ है, इस चीज को नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ गांव को जब हम लोग बोलते हैं, बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही कोमल शब्द है। कौन, बहुत ही कोमल ध्वनि है यह चंद्र बिंदु, जब आप लोग चंद्र बिंदु को बोलेंगे। क्लियर है। और देखिए इसका अनुनासिक के उदाहरण, जैसे कैसे इसको उदाहरण में लाया जाता है, इस चीज को देख लीजिए। जैसे से आंख, आंगन, चांद, चांद बिंदु दिया हुआ है, ऊंट, उंगली, मुंह, हंसना, फंसना, गांव, टांगा। ठीक है, इस प्रकार की ये सब जो शब्द दिया हुआ है, यह आपका चांद बिंदु लगाया हुआ है। अर्थात चंद्र बिंदु को ही कौन सा स्वर कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं।